वो एयरपोर्ट से निकलकर बाहर आकर इर्द गिर्द अपनी गाड़ी की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। हाय सर, गुड मॉर्निंग, उसके पर्सनल ड्राइवर ने पास आकर कहा तो उसने नागवारी से उसकी तरफ देखा और सर के इशारे से उसको जवाब देता हुआ तेजी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। वो गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर जल्दी से फ्रंट सीट की तरफ बढ़ने लगा कि उसने जल्दी से उसे पुकारा, तुम रिक्शा करवाओ और ब्यूरो पहुंचो, यही तुम्हारी सजा है मुझे 5 मिनट इंतजार करवाने की, वो सर्द लहजे में बोला और फिर ड्राइविंग सीट संभालकर गाड़ी उड़ाता निकल गया। कुछ ही देर में वो सीआईडी ब्यूरो में मौजूद था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग उसके एहतराम में खड़े होते सलाम कर गए। वो अपने सर के इशारे से उन्हें सलाम का जवाब देता हुआ अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल होते ही उसने अपने असिस्टेंट को अंदर आने का कहा। इंस्पेक्टर एमके किधर हैं इस वक्त? उन्हें फ़ौरन मेरे ऑफिस भेज दीजिए ताकि मैं उनसे अच्छे से डिस्कशन कर सकूं, वो सपाट लहजे में बोला तो असिस्टेंट गुमगो कैफियत में खड़ा रहा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? जाइए, जाकर बुलाइए ना, और यहाँ की सीनियर वही है ना? वो नागवारी से सर झटक कर बोला। सर, मैम तो मौजूद नहीं है ब्यूरो में, असिस्टेंट ने डरते डरते कहा तो उसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। जहाँ भी हैं इन्फॉर्म करो उसे और फ़ौरन मेरा हुक्म दिया जाए कि मैंने उसे बुलाया है, वो सर्द लहजे में बोला तो असिस्टेंट सर हिलाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया और वो पुरसुकून सा कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए कुछ सोचने लगा और उसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट थी। मुस्कान ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल होते हुए इर्द गिर्द देखा, फिर वो स्टाफ रूम की जानिब बढ़ गई और अभी वो यूनिफॉर्म चेंज करके मास्क लगाने के बाद अपना अगला कदम बढ़ाने ही वाली थी कि उसकी पॉकेट में मौजूद फ़ोन बजने लगा। उसने अपने ट्राउज़र से फ़ोन निकाला तो नंबर देखकर चौंक गई। हेलो मैम, कहाँ हैं आप? एसीपी सर बहुत गुस्से में हैं, उसने फ़ोन उठाकर कान को लगाया कि दूसरी तरफ से कहा गया। वो लब भींच कर रह गई। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि मैं एक केस के सिलसिले में हॉस्पिटल आई हूँ और नहीं आ सकती फ़िलहाल, वो मुंह बनाकर बोली और साथ ही उसने कॉल काट दी और फिर उसके कदम ऑपरेशन थिएटर की जानिब थे। वो वहाँ से फारिग होने के बाद घर वापस आई और उसने आते ही डीसीपी साहब को फ़ोन किया। सर, इंस्पेक्टर मुस्कान खान, फ़ोन उठाते ही सामने तारुफ करवाया और फिर मुख्तसर केस के बारे में डिस्कस करने लगे। आप एसीपी राणा साहब को सब बता दीजिएगा, डीसीपी साहब ने कहा तो उसके हल्क में जैसे कांटे से चुभने लगे थे और फिर सर झटक कर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन वो सुबह सीआईडी ब्यूरो पहुंची तो एसीपी साहब ने फ़ौरन उसे अपने ऑफिस में तलब किया। वो अंदर दाखिल हुई तो उस शख्स को देखकर जैसे हल्क खुश्क हो रहा था। वो खुद पर काबू करते हुए सलाम करते उसके सामने बैठ गई। मैंने आपको बैठने का कहा इंस्पेक्टर एमके, एसीपी गाजान राणा ने तल्ख लहजे में कहा तो वो लब कुचलते हुए उसे देखने लगी। खड़ी हो जाओ। जी, वो उसके हुक्म पर बेयकीनी से बोली। मैंने कहा उठकर खड़ी हो जाओ और इजाज़त लेकर बैठो। गाजान राणा ने कहा तो वो लब कुचलते हुए उठकर खड़ी हो गई। सर, क्या मैं बैठ सकती हूँ? वो चबा चबा कर बोली तो गाजान राणा ने उसे आंखें सुकेड़ कर देखा। नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोला तो मुस्कान का दिल चाहा कि इस शख्स का सर ही फाड़ दे। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप कल मेरे हुक्म के बावजूद यहाँ पर हाजिर क्यों नहीं हुई? अब आपकी यही सज़ा है कि आप खड़ी रहकर सारी मीटिंग अटेंड करेंगी। गाजान राणा के हुक्म पर उसका दिल चाहा कि एक हाथ से थप्पड़ उसके चेहरे पर मारे, मगर हाय रे अफसोस, उसके दिल के अरमान दिल में ही रह गए। सर, मैं एक केस के सिलसिले में हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर मेरा ये केस है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है, वो सर झटक कर बोली। आज के बाद से हॉस्पिटल का वो केस आप हैंडल नहीं करेंगी बल्कि इंस्पेक्टर हुमा करेंगी, उसने अंदर दाखिल होती हुई इंस्पेक्टर हुमा से कहा तो उसका चेहरा खिल उठा था और मुस्कान का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। सर, पिछले 2 महीनों से मैं इस हॉस्पिटल में अपना एक मकाम बना पाई हूँ और इंस्पेक्टर हुमा वो काम नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, वो तप कर बोली। एमबीबीएस करने से क्या होता है? मैं 5 मिनट में हुमा की एमबीबीएस की डिग्री बनवा सकता हूँ, तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सपाट लहजे में बोला। ओ रियली सर? और अगर किसी ने किसी मेडिसिन या किसी केस के सिलसिले में सवाल कर लिया तो मिस हुमा कैसे जवाब देंगी? उनके दिमाग में आप एमबीबीएस का पूरा निसाब भी दाखिल कर देंगे क्या? वो भी फिर अपने नाम की एक ही थी और ये हो ही नहीं सकता था कि वो जवाब न देती। उसके जवाब पर गाजान राणा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर जरह करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि एक तुम ही समझदार हो? वो आपसे तुम पर आ चुका था और ये उसके गुस्से की इंतहा थी। एसीपी राणा, ये क्या तरीका है बात करने का? एक पुलिस वाले को अपने जज्बात और गुस्से पर हमेशा काबू होना चाहिए, डीसीपी साहब ने अंदर दाखिल होते हुए गुस्से से कहा तो मुस्कान ने उसे जताती निगाहों से देखा और गाजान ने लब भींच कर उसे देखा
और उसके चेहरे की दबी दबी मुस्कुराहट पर गाज़ान राना का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। फिर मुस्कान ने उसकी शिकायत की कि वो उसे ये केस छोड़ने का कह रहे हैं और इंस्पेक्टर हुमा को देना चाहते हैं, तो वो मज़ीद उसे डांटने लगे। आपने ये सोचा भी कैसे? आप ये समझते हैं कि मैं डीसीपी कोई गलत फैसला करूँगा? मैंने अगर इंस्पेक्टर मुस्कान को ये केस दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया है। आप ये फैसला लेने का हक नहीं रखते। डीसीपी साहब ने कहा तो वो सर झटक कर रह गया। मुस्कान उसकी हार पर दिल ही दिल में बहुत खुश थी। उसकी डीसीपी साहब से अच्छी खासी मुरम्मत होते देखकर दिल चाह रहा था कि उठकर लुड्डियाँ डाले, मगर हाय रे उसकी हसरत अभी दिल में ही रह गई। फिर कुछ देर के बाद वो इजाज़त लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। शाम को वो घर पहुंची तो ज़रियाब साहब और ज़ीनिया बाहर लॉन में बैठे थे। वो सलाम करते हुए उनके पास बैठ गई। अच्छा, तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं, ज़ीनिया में कहा। क्यों? उसने अनजान बनते हुए पूछा। दरअसल गाजी आया हुआ है तो हम लोगों ने दावत रख दी है, तो वो शाम में ही आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार होना, एवी ओल जलूल हुलिये में मत आ जाना। ज़ीनिया ने उसे तनबीही निगाहों से देखते हुए कहा तो वो दिल ही दिल में झुंझला सी गई। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर अपने कमरे में आई और शावर लेने के बाद उसने बाथ गाउन पहना, जो कि उसकी पिंडलियों से काफ़ी ऊंचा था, और अपने लंबे बालों को वो ड्राई करके हमेशा की तरह जूड़े में मुकैयद करती, हाथों पर लोशन से मसाज करने लगी, और साथ ही उसे थकावट की वजह से नींद भी आ रही थी। वो कुछ देर आराम की गर्ज से कंफर्टर में लेटी, मगर उसकी आंख लग गई। उसे नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें जैसे ही खोलीं तो अपने ऊपर झुके साए को देखकर उसकी चीख निकलने वाली थी, मगर गाज़ान जल्दी से उसके लबों पर अपना भारी हाथ रख गया। फटी फटी निगाहों से उसकी संजीदा आंखों में देख रही थी, जहां हमेशा की तरह उसके लिए नागवारी भरे तासुरात थे। उसकी ये हसरत ही रही थी कि इस शख्स की आंखों में उसके लिए मोहब्बत होगी। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो एकदम उसे देखकर चौंक गया। ये क्या पहन रखा है तुमने? वो उसे बाथ गाउन में देखकर हैरत से बोला। क्यों, आपको नहीं पता ये क्या है? इसको बाथ गाउन बोलते हैं। वो मुंह बनाकर बोली तो उसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। ये मुझे भी नजर आ रहा है, मगर तुमने ये क्यों पहन रखा है? और ऐसे ही पहनकर कौन सोता है? वो सर झटक कर बोला, मैं सोती हूँ। वो इत्मीनान से बोलती वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी तो वो उसकी कलाई से जकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया तो वो थूक निगलती उसे देखने लगी। क्या तुम्हें हर वो काम करना होता है जो मुझे नापसंद होता है? तुम्हारे अंदर मैनर्स का कोई एहसास नहीं है? इतनी तमीज़ नहीं है कि तुम किस चीज़ में इस वक्त मौजूद हो? अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और आ जाता तो? वो तल्ख लहजे में बोला। यहाँ पर कोई नहीं आता सिवाय मम्मा के। मेरे बाबा भी इजाज़त लेकर आते हैं, और आपको भी चाहिए था कि कमरे में आने से पहले नॉक करते। वो अपने बाजू को एक झटके से छुड़वाते हुए तलख कर बोली, मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे कमरे में आने का, और मैंने नॉक किया था, मगर तुम शायद गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। वो मुंह बनाकर बोला, ज़रा ज़ोर से नॉक करते ना, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है, और कभी कभार गहरी भी। वो भी उसी के अंदाज में बोली तो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर गया। वो उसकी हरकत पर सटपटाकर खुद छुड़वाने लगी। क्यों हो तुम ऐसी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं, मगर तुम इसके बावजूद करती हो ताकि मेरा दिल जला सको। वो उसकी गर्दन से जकड़े उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए गुस्से से बोला, तो मुस्कान की आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी, तो उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। वो उसे पीछे झटकता रुख फेर कर गहरे गहरे सांस लेते खुद को कंपोज करने लगा। फिर वो उसकी तरफ दोबारा पलटा तो वो वार्डरोब की जानिब बढ़ रही थी। जल्दी से कपड़े चेंज करो, फिर नीचे चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। वो इत्मीनान से बोलता जाकर सोफे पर बैठ गया। आप प्लीज़ मेरे कमरे से जाएं, मैं कपड़े चेंज करके खुद ही आ जाऊंगी। वो लब कुचलते हुई बोली तो गाज़ान ने आंखें सिकीड़कर उसे देखा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का, और ये मैं जो अब आया हूं ना, सिर्फ और सिर्फ फुप्पो जान की वजह से, वरना मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो सपाट लहजे में बोला तो वो सर झटक कर कपड़े पकड़े ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई, और वो इत्मीनान से बैठा एक किताब पकड़कर उसका मुतालिया करने लगा। 15-20 मिनट के बाद जब वो निकली तो ढीले ढाले ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस थी। गाज़ान के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती कि तुम लड़की हो? ये तो पता चले कम अज़ कम। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी, और आप मुझे टोका मत करें, आप मुझ पर कोई हक नहीं रखते। वो अपना एतमाद बहाल करते हुए तड़क कर बोली तो गाज़ान की आंखें सुर्ख होने लगी। फ़िलहाल मेरा तुम्हारे साथ बहस करने का कोई मूड नहीं है, जाओ जाकर कपड़े कोई और पहनो।
वो नागवारी से बोला तो वो उसकी बात को इग्नोर करते बाहर की जानिब बढ़ी। वो तिलमिलाता हुआ उसके पीछे लपका और उसे बीच रास्ते में ही बाजू से पकड़कर दीवार से पिन करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। वो उसे दूर करने की कोशिश करते हुए निगाहें चुराकर बोली, मेरी नफरत दिन ब दिन तुमसे बढ़ती जा रही है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, मगर आज तुमने वो भी खो दिया। तुम्हें मेरी मोहब्बत और नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज से मैं मजीद तुमसे नफरत करूंगा। आई हेट यू। गाजान राणा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, तो एक पल के लिए मुस्कान मुतगैर हो गई और फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। सेम टू यू मिस्टर गाजान राणा। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे धकेलते हुए बोली और फिर तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो सामने राफिया बेगम बैठी थीं। हाय फुप्पो, वो चहक कर बोली तो राफिया बेगम ने अपनी मेहरबान आगोश फैला दी। वो जल्दी से जाकर उनके सीने में समा गई। उनसे मिलने के बाद वो अपने आज़म मामू से मिली और फिर अपने बाबा ज़रियाब खान के साथ किचन में खाना देखने चली गई। उसके बाबा का होटल बिजनेस था तो वो बेहतरीन शेफ़ थे और जिस दिन किसी मेहमान ने आना होता था उस दिन खाना वही बनाते थे। और उसने भी बहुत सारी कुकिंग क्लासेस लेकर कई बार उनके होटल्स में उनके फंक्शंस के लिए कई डिशेस बनाई थीं। वो अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो कि इंतहाई ज़हीन और मल्टी टैलेंटेड थी। सब लोग उसे परफेक्ट समझते थे और उसी जैसा बनना चाहते थे, मगर अफसोस कि जिस शख्स के साथ वो मुंसलिक थी उसे वो जहर से भी ज़्यादा जहरीली लगती थी। उसका 5 साल पहले गाजान राणा से निकाह हुआ था। गाजान ना सिर्फ उसकी फूफो का बेटा बल्कि मामूजाद भी था, क्योंकि उसकी मामा की वट्टे सट्टे पर शादी हुई थी। 5 साल पहले उनका निकाह हुआ और गाजान को वो शुरू ही से सख्त नापसंद थी, जिसकी वजह उसे मालूम नहीं थी, मगर वो दिल ही दिल में गाजान को चाहती थी। और यहाँ तक कि उसकी खातिर उसने अपने मेडिकल की हाउस जॉब को छोड़कर CID ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। और जिस दिन उसका निकाह हुआ उस दिन ही उसका CID ट्रेनिंग लेटर आया था और वो गाजान को खुशी खुशी ये बताने लगी तो वो बेयकीनी से उस लेटर को देखता रहा और फिर ज़ोर से उसके हाथ पर पटखा। तुम जैसी नॉन सीरियस लड़की से मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम मेरे लिए सबसे गलत फैसला हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। गाजान की बात पे वो साकित ही रह गई। मैंने ऐसा क्या कर दिया है गाजान? और अगर मुझसे नफरत थी तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों बोली? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? जो लड़की अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हो सकती, वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में कैसे सीरियस होगी? मुख्तलिफ़ किस्म के तुमने कुकिंग कोर्सेज किए और तब सबको यही लगता था कि तुम एक शेफ़ बनना चाहती हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेडिकल में एडमिशन ले लिया तुमने और अब जब कंप्लीट हो चुका है तुम्हें हाउस जॉब करनी चाहिए, मगर तुम क्या कर रही हो? CID ज्वाइन करना है। हद होती है किसी चीज़ की। मुझे तो समझ नहीं आती कि मामू तुम्हारा साथ इस पर क्यों देते हैं। माना कि तुम बहुत ज़हीन हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा मुकाबला शुरू करो। तुम्हें अगर मेरा और अपना रिश्ता कायम रखना है तो ये सब छोड़ना होगा। उस सर्द लहजे में बोला। ओह, तो मसला ये है मिस्टर गाजान राणा। बचपन से यही तो होता है। हम लोग एक क्लास में थे तो मैं फर्स्ट आती थी और आप सेकंड, और इस चीज़ का आपको बहुत गुस्सा आता था। FSC तक हम लोगों ने पढ़ा साथ और फिर आपका मेडिकल ज्वाइन करने का इरादा था, मगर एकदम से आपने क्या किया? जब मैंने मेडिकल ज्वाइन कर लिया तो आपने BSc ऑनर्स करने का फ़ैसला कर लिया। हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर आपने उसके बाद पुलिस ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, जबकि आपके बाबा और मामा जाने माने डॉक्टर थे। आपके दोनों बड़े भाई इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, मगर मेरी ज़िद में आपने ये सब किया। यही सच है। और देखिए, ये बात मुझे आज पता चली, क्योंकि आपको मुझसे हारना अच्छा नहीं लगता था। आपको यही था कि मेडिकल में आपसे आगे रहूंगी। मुझसे 2-3 नंबर कम होने की वजह से आपने अपने ख्वाबों को तोड़ दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में ख्वाब ही नहीं देखे। मैंने तो वही सब किया जो मुझे अच्छा लगा, और मुझे अब CID बनना है तो अब मैं बनूंगी। और आप तो क्या, आपका बाप भी नहीं मुझे रोक सकता। वो भी कम अनापरस्त नहीं थी। बोलने पर आई तो आज बोलती चली गई। तो ठीक है, हमारा ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का ही रिश्ता बनकर रहेगा। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। मेरी शादी सिर्फ उस लड़की से होगी जिसमें मुझे लड़की दिखे। मुझे तुमसे इसलिए चिढ़ नहीं है कि तुम मुझसे ज़ायद नंबर लेती हो। मुझे तुमसे इसलिए चिढ़ है कि तुम में लड़कों वाली आदत ज़्यादा हैं। तुम लड़की हो तो लड़की बनकर रहो। मुझे तुम में कभी बीवी नहीं नज़र आई, क्योंकि जैसे मेरी इमेजिनेशन है, मुझे लगा था कि शायद तुम इसमें ढल जाओगी, लेकिन नहीं, अब सब बेकार है। मुझे अब तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। फाइनल गुड बाय।
गाजान राना ने कहा और फिर लंबे लंबे डंग भरता वहां से निकलता चला गया। वो न जाने कितनी देर वहां बैठी रोती रही। उसका दिल बुरी तरह से टूटा था। दिल ने कई बार कहा कि सिर्फ एक बार जाकर गाजान राना से कह दो कि वो जैसा चाहता है वो वैसी बन जाएगी, मगर अना ऐसी आड़े आई कि बरसों गुजरते चले गए और वो सीआईडी ज्वाइन कर ली। आज सीनियर इंस्पेक्टर थी। बच्चे, ये ट्राइफल देख लीजिए, जरियाब ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगे। कुछ कहा आपने डैड? उसने हड़बड़ा कर पूछा। कहाँ ध्यान है बच्चे, मैं कब से कह रहा हूँ कि ये ट्राइफल देख लो कि इसमें मीठा वगैरह ठीक है कि नहीं। तुम्हें पता है कि मुझे शुगर है और मैं चेक नहीं कर सकता। जरियाब खान ने कहा तो वो इसे चखने लगी। कुछ देर में वो और जैनिया खाना लगाने लगी। खाने से फारिग होकर वो सब लोग लाउंज में बैठे ग्रीन टी पी रहे थे कि अचानक से आजम राना ने उसकी रुखसती की बात छेड़ दी। वो उस वक्त फ़क़ चेहरे से गाजान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर इंतहाई नागवारी भरे तासुरात थे। मामू, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, वो लब कुचलते हुए बोली। अरे बच्चे, इतने साल हो गए हैं और अब फरीहा की शादी है, वो तुमसे छोटी है, तो मेरे ख्याल में जिस दिन उसकी बारात होगी उस दिन तुम दोनों का वलीमा हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है जरियाब आपका? आजम राना ने पूछा। जी बिल्कुल भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खुद यही चाहता हूँ, वो जल्दी से बोले तो वो लब कुचलते हुए उन्हें नम आंखों से देखने लगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लिए परेशान हो कि तुम्हारे बाद हम अकेले हो जाएंगे, तो ऐसी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग राना हाउस के सामने वाला घर खरीद रहे हैं। जरियाब खान ने कहा तो सब जैसे खुशी से खिल उठे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया जरियाब आपने, और मुझे क्यों नहीं बताया? राफिया ने जल्दी से कहा तो वो धीमा सा मुस्कुरा उठे। ओके ठीक है, मगर अगले साल, अभी मैं फरीहा की शादी को एंजॉय करना चाहती हूँ। इससे पहले भी आपको पता है ना, मैंने कोई शादी सही से एंजॉय नहीं की। वो जल्दी से बहाना घड़ते हुए बोली तो वो लोग कुछ पल सोच में डूब गए। चलो ठीक है, लेकिन अगले साल तुम बिल्कुल बहाना नहीं करोगी, राफिया ने कहा तो वो असबात में सर हिलाती दिल ही दिल में शुक्र करने लगी कि फिलहाल तो इस मामले से जान छूटी। 3 दिन के बाद फरीहा की शादी के दिन रख दिए गए थे और फरीहा इकलौती दोस्त थी तो वो उसकी शॉपिंग में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, और उसके अलावा वो एक सीक्रेट मिशन पर हॉस्पिटल में काम भी कर रही थी। उस हॉस्पिटल में जिस्मानी आज़ा की तस्खीरी होती थी और वो उन सब के बीच में रहकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर चुकी थी। फरीहा की शादी से 2 दिन पहले वो ये केस मुकम्मल कर चुकी थी और डीसीपी साहब ने इसी खुशी में उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी। वो सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद राना हाउस रहने आ चुकी थी। वो सुबह फजर के बाद फरीहा के साथ बैठे गपशप कर रही थी कि जब ही ट्राउज़र शर्ट में पसीने से शराबोर गाजान अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर एकदम ठिठक गया, और फिर सर झटक कर वो सोफे पर बैठकर राफिया को आवाज़ लगाने लगा। कुछ ही देर में राफिया उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर हाजिर थी। मॉम, मुलाजमा से कहेगी कि मेरा ड्रेस कमरे में रख जाए, मुझे रबिया फूफो को एयरपोर्ट से लेने जाना है। वो ड्रिंक पीते हुए उठकर खड़े होते हुए बोला और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद राफिया ने उसे आवाज़ दी तो वो उठकर उनके पास गई। मेरी बच्ची, एक काम करो, जाओ गाजान के कपड़े दे आओ उसके कमरे में। राफिया फूफो ने कहा तो वो सटपटाकर उन्हें देखने लगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? उसने पूछा। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम उसकी बीवी हो और तुम्हें पूरा हक है उसके कमरे में जाने का। राफिया ने कहा तो वो दिल ही दिल में झुंझलाकर कपड़े पकड़कर उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा उलट पुलट हुआ था और उसकी तबीयत पर जैसे ये बात नागवार सी गुजरी। अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो ये बंदा मुझे बड़ा लेक्चर देता है, खुद का हाल देखो, इतने भी मैनर्स नहीं है कि इस तरह चीज़ें नहीं बिखेर के रखते। वो टेबल पर पड़े उसके कागजात को इकट्ठा करते बड़बड़ाई। फिर कुछ ही देर में उसने हर चीज़ को सलीके से रख दिया था और वो उसकी ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें दुरुस्त करने के बाद पलट ही रही थी कि उसी वक्त गाजान टावल बांधे अपने ध्यान में बाहर आया और उससे टकराकर उसे लेता ज़मीन पर पीठ के बल गिरा। उफ़! कमर में शदीद दर्द उठी थी। मुस्कान यकटक उसे देखे जा रही थी। मेरे ऊपर से उठने का क्या लेंगी आप मोहतरमा? वो चबा चबा कर बोला तो वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठने लगी, मगर दोबारा से वो उसके ऊपर जोर से गिरी कि गाजान ने दांतों पर दांत चबाकर अपने दर्द को जब्त किया और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर पहलू में गिराते हुए उठकर बैठा। मुस्कान भी उंगलियां चटखाती हुई उठकर खड़ी हो गई। वो बमुश्किल उठकर बेड तक आया और चित लेट गया। आप ठीक हैं गाजी? मुस्कान ने पास जाकर पूछा तो वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी कमर में मसला हो जाता है और तुमने मुझे गिरा दिया और मेरी कमर में अब शदीद किस्म का दर्द है जो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इंतहाई गुस्से से बोला, सॉरी, मुझे क्या पता था कि आप अचानक से वॉशरूम से निकल आएंगे। मैं तो कपड़े देने आई थी और कमरे में सारा बखेरा देखा तो जल्दी से समेटने लग गई।
वो लब चबाते हुए बोली, ये कमरा मेरा है और इसे कैसे रखना है कैसे नहीं तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इस तरह मेरे कमरे में बगैर इजाज़त मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। वो तब कर बोला। अरे क्या हुआ गाजी? राफिया ने अंदर आते हुए चौंक कर पूछा। तो मुस्कान ने मुख्तसर सारी सूरत हाल बताई तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी, और उनकी मुस्कुराहट देखकर वो मजीद चिढ़ चुका था। एक तो मैं इतनी तकलीफ में हूँ और आप हंस रही हैं मुझ पर। अरे नहीं नहीं, मैं तुम पर क्यों हंसूंगी, मैं तो इस हसीन इत्तफाक पर हंस पड़ी। खैर छोड़ो ये बातें, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाकर भेज देती हूँ और तुम इसे लगा देना मुस्कान बच्चे। वो मुड़ते हुए बोली तो मुस्कान सटपटाकर उसे देखने लगी, जिसके माथे पर फिर से अनगिनत बल पड़ चुके थे। मामा प्लीज़ मुझे नहीं इससे लगवाना, वो इंतहाई झुल्लाकर बोला। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ तो तुम्हारा लेप नहीं कर सकती, तो मुस्कान कर देगी, और मज़ीद मुझे बहस नहीं चाहिए। वो हतमी अंदाज में बोलती बाहर निकल गई। मुस्कान भी मरे मरे कदमों के साथ उनके पीछे चली गई। कुछ देर के बाद वो कमरे में आए तो उसके हाथ में हल्दी का लेप था। आप औंधे मुंह लेट जाए, मैं आपको सकाई के बाद लेप लगा देती हूँ। वो थूक निगलते हुए बमुश्किल बोली तो वो सर झटक कर शर्ट उतारता औंधे मुंह लेट गया। वो पास आकर कांपते हाथों के साथ उसके मसाज करने लगी। उसकी नरमो मुलायम उंगलियों से जैसे अंदर तक सुकून सा उतरा। वो आंखें मूंदे इस सुकून को महसूस कर रहा था। कब वो नींद में गया उसे पता ही नहीं चला। रात को काफ़ी देर के बाद उसकी आंख खुली तो वो उठकर बैठा तो काफ़ी ज़्यादा फर्क महसूस हुआ। उसके बचपन में कमर में चोट लगने की वजह से ये अक्सर औकात उसके साथ होता रहता था और मसाज के बाद उसे फर्क भी पड़ जाता था। वो कपड़े चेंज करता हुआ लाउंज में आया तो अंदर से कहकहों की आवाज़ें आ रही थीं, जिसका मतलब ये था कि रबिया फूफू अपनी बेटी रिदा के साथ पहुंच चुकी थीं। उसने जाकर सलाम किया तो रबिया ने बाहें फैलाईं तो वो जल्दी से उनके गले लग गया। रिदा से सलाम करता हुआ वो उसके पास बैठा बातें करने लगा। मुस्कान किचन में सब समेटने के बाद चाय बनाने लगी और चाय बनाकर वो बाहर आई तो आगे का मंजर देखकर थम गई। वो चंगेज़ खान जो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, रिदा के साथ न जाने कौन से राजों न्याज कर रहा था और सोने पे सुहागा हंस रहा था। वो सर झटक कर सबको चाय देने लगी। वैसे कुछ भी कह लो जीनिया, तुम्हारी बेटी सुघड़ बहुत है। खाना इतना अच्छा बनाया कि मज़ा आ गया, और चाय भी बहुत मज़े की है। रबिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ देर के बाद वो गाज़ान को खाना देने के लिए किचन में उठकर गई तो गाज़ान भी उसके पीछे ही चला आया। फूफो की बात पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि सुघड़ापा खाने पीने में नहीं, पहनने ओढ़ने में भी होना चाहिए, जो तुम में हरगिज़ नहीं है। तुम्हें अगर कोई फैशन सेंस चाहिए हो ना तो रिदा से पूछना, और उसे देखकर बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी शादी की शॉपिंग रिदा के साथ ही जाकर करना। गाज़ान टेबल पर बैठते हुए इंतहाई कड़वे लहजे में बोला तो मुस्कान को न जाने क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे रिदा बनाना चाहते हैं आप? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से बोली। हाँ, तो हर्ज क्या है इस बात में? मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि तुम मुझे पसंद आने लगो। वो प्लेट में खाना निकालते हुए बोला। अपनी तजवीज़ अपने पास रखिए। मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ और मुझे किसी जैसा बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। बाकी रही बात शॉपिंग की तो वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ कि अपने लिए कुछ अच्छा ना चूज़ कर सकूँ। पहले दोनों बड़े भैया वगैरह की शादी पे मसरूफियत की वजह से मुझे शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला था, मगर इस बार मैंने अपने लिए शॉपिंग की है और बिल्कुल वैसे ही की है जैसी एक लड़की को करनी चाहिए। और मुझे कुछ भी सीखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे रिदा जैसा तो बिल्कुल भी बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको इतनी ही पसंद है तो उसी से शादी कर लीजिए ना। वो तड़क कर बोली तो उसकी बात गाज़ान को इंतहाई बुरी लगी। बिल्कुल ऐसा ही करता अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती। वो सपाट लहजे में बोला तो मुस्कान साकित रह गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप चाहें तो रिदा से शादी कर सकते हैं। वो भी खुद को संभालते हुए बेनियाज लहजे में बोली तो वो आंखें सुकेड़कर कुछ पल उसको देखता रहा और फिर उसके करीब आकर शेल्फ पर दाएं बाएं हाथ रखते उस पर झुका तो वो थूक निगलती निगाहें झुका गई। चेहरा उसकी गर्म सांसों और सुलगती निगाहों से झुलसता महसूस हो रहा था। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये बात तुमसे पूछने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अपने मशवरे अपने पास रखा करो, जब कोई मांगे ना तब दिया करो। वो चबा चबा कर बोलता पीछे हटा तो मुस्कान ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल करते हुए रुख फेर लिया। उस शख्स की कुर्बत से उसकी जान रगों पर आ जाती थी। शुक्र है वो मज़ीद कोई गुस्ताखी नहीं करता था, वरना न जाने खुद पर कैसे काबू पाती। जो खुद पर अना का खौल चढ़ाया था, शायद उसकी बेबाकियों से वो भी चटक जाता। खाना देने के बाद वो किचन से बाहर निकल गई। मज़ीद 2 दिन गुजर चुके थे और आज फरेहा की उपटन और मेहंदी थी,
सब काम निपटाने के बाद वो फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि राफिया अंदर दाखिल हुई। अरे मेरी चंदा, तुम ऐसा करो, जल्दी से नहा लो और फिर इसके बाद पार्लर चली जाओ। राफिया ने अपने मखसूस मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। नहीं फुप्पो, मैं पार्लर नहीं जाना चाहती, खुद ही तैयार हो जाऊंगी ना। वो अपने कपड़े उठाते हुए बोली तो राफिया ने इस बात में हिला दिया। चलो तुम ऐसा करो, नहा लो जल्दी से, मैं तुम्हारा कमरा समेट देती हूँ। मुझे पता है मेरी बच्ची को बिल्कुल भी बखेड़ा पसंद नहीं है, राफिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो वो मुस्कुराती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ी। मगर 5 मिनट के बाद ही वो बाहर निकल आई। वो शावर चल ही नहीं रहा। उसने बाहर आते हुए कहा, ओहो, मुझे लगता है कि ये फिर से ख़राब हो गया है। तुम ऐसा करो, गाज़ान के कमरे में जाकर नहा लो। वही कमरा इस वक्त फारिग है और गाज़ान भी अभी तक आया नहीं है। वो होटल गया हुआ है और पता नहीं आता भी है कि नहीं। राफिया ने कहा तो वो चुपचाप कपड़े उठाकर गाज़ान के कमरे में आ गई। वो नहाकर अपने बालों को समेटती हुई बाहर निकली तो एकदम सोफे पर बैठे गाज़ान को देखकर उसका रंग मुतगय्यर हो गया और वो भी बेयकीनी से उसे देख रहा था। हाउ डेयर यू, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो तिल मिलाकर बोला। वो मुझे फुप्पो ने बोला था, मुझे जो कमरा दिया था वहाँ इसका वॉशरूम का शावर नहीं चल रहा था, तो इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। वो जल्दी से बोलती निकलने लगी तो वो बाजू से खींचकर उसे सामने कर गया। तुम्हें मेरी आदत का पता है कि चंद गिने चुने लोगों के अलावा मैं किसी को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देता, यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी में भी नहीं। जो लोग ख़ास होते हैं ना, मेरे दिल के पास होते हैं, वही मेरे कमरे में आ सकते हैं। वो सर्द लहजे में बोला और फिर उसे बाजू से खींचकर अपने रूम से बाहर खड़ा करता उसके मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया। वो लब कुचलती कमरे में आ गई। फिर कुछ देर के बाद वो तैयार होकर रूम से निकली तो गाज़ान के कमरे से गुजरते हुए वहाँ का मंजर देखकर ठिठक गई। सोफे पर गाज़ान बैठा था और रिदा टेबल पर बैठी उसकी गोद में पांव रखे पायल पहन रही थी और रिदा का ब्लाउज पूरा बैकलेस था। गाज़ान उसकी किसी बात पर मुस्कुराते हुए बड़ी मोहब्बत से उसके पांव में वो पायल पहना रहा था। दिल से जैसे टीसे सी उठने लगी थीं और उसके कुछ देर पहले के कहे अल्फाज याद आए तो उसकी आंखें बेइख्तियार नम होने लगी थीं। मगर वो जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए सीढ़ियों से तेजी से उतर गई। मगर 2 निगाहों ने उसे शीशे में से बड़ी गौर से देखा था। वो मजबूरन रिदा के कहने पर उसके पाँव में पायल पहना रहा था और उसे रिदा का यूं कमरे में आना इंतहाई नागवार गुजरा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे टोकता, वो उसके पास बैठकर उसे पायल पहनाने के लिए कहने लगी तो मेहमान होने का लिहाज करके पायल पहना ही रहा था कि जब ही उसने सर उठाकर सामने ड्रेसिंग के शीशे में मुस्कान को देखा तो जैसे एक पल के लिए निगाहें पलटना ही भूल गया। वो येलो और ग्रीन कलर के शरारे में बहुत हसीन लग रही थी, मगर वो खुद को संभालते हुए जानबूझकर उसे जलाने के लिए रिदा की बात पर खामखा हंस रहा था और वो अपनी आंखों की नमी को हाथों की पुष्ट से साफ करते हुए तेजी से सीढ़ियां उतरती वहां से चली गई। रिदा पायल पहनने के बाद वहां से चली गई, मगर उसका दिल न जाने क्यों बेचैन सा हो रहा था। उसकी एक मशरकी झलक देखकर दिल में दबी हुई मोहब्बत फिर से जागने लगी थी। वो उसे कभी बता नहीं पाया था, मगर हाँ, गाज़ान राना ने अगर किसी से मोहब्बत की थी तो वो मुस्कान खान थी। लेकिन ये मोहब्बत तब चिड़चिड़ाहट में मुब्तला हुई जब पहली बार उसने एफएससी में उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें गाज़ान ने लिया। आज तक वो गाज़ान से कुछ नंबर ज़्यादा लेकर फर्स्ट पोजीशन लेती आई थी और 2-3 नंबर से गाज़ान सेकंड पर आ रहा था। फिर बातों ही बातों में सबने उसकी तारीफ शुरू की तो उसकी मोहब्बत जैसे दबती चली गई और एक अजीब गुस्सा उसके अंदर पनप जा रहा था। इसीलिए उसने डॉक्टर बनने की बजाय बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिया, जबकि घर में यही बताया कि वो मेडिकल एंट्री टेस्ट दे चुका है ताकि ये बात मुस्कान तक पहुंचे और वो भी मेडिकल में एडमिशन ले ले। और ऐसा ही हुआ। मुस्कान ने उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक मेडिकल में एडमिशन ले लिया था, मगर तभी उसने जब बताया कि वो बीएससी ऑनर्स कर रहा है तो सबने उसे बहुत डांटा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुतमईन हो गया, क्योंकि जो उसका और मुस्कान का कंपटीशन चल रहा था वो ख़त्म हो चुका था और उसने पुलिस ज्वाइन करने का फैसला किया। फिर उसने अपने बड़े भाई की शादी पर उसे पहली बार मशरकी हुस्न में देखा तो जैसे फिदा ही हो गया और अगले ही दिन अपनी मॉम राफिया से कहकर उससे शादी करने का फैसला किया और डायरेक्ट निकाह किया। और वो निकाह के बाद उसे अपनी शिद्दत मोहब्बत का जिक्र करना चाहता था, लेकिन उसने उसे ही शॉक्ड कर दिया जब उसने निकाह के फ़ौरन बाद उसे बताया कि वो सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पर जा रही है। वो उसकी बात पर जैसे शॉक्ड रह गया। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इतनी नॉन सीरियस कैसे हो सकती हो? तुम्हें हाउस जॉब करनी चाहिए थी, मगर तुमने पुलिस बनने का फैसला किया और एक बार भी तुमने मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की। वो और भी बहुत कुछ उसे सुना रहा था। अगले दिन भी वो जब उसके पास आई तो उससे पहले कि वो कुछ और कहती, वो खुद ही उसे सुनाने लगा। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती हो,
तुम्हें ये हज़म नहीं हुआ कि मैं एक अच्छी पोस्ट पर आगे बढ़ चुका हूँ, मेरा एक नाम है। तुमने जानबूझकर पुलिस में आने का फैसला किया ताकि तुम फिर से सबकी नज़रों में हीरो बन सको कि तुम मुझसे अच्छी हो, बेहतर हो, मगर मैं तुम्हारा ये ख्वाब नहीं पूरा होने दूंगा। तुम्हें मेरे मुकाबला है ना, मगर इस बार तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हो तो तुम एक औरत ही, और औरत कभी मर्द का मुकाबला नहीं करती। वो उसके कंधों से जकड़े चिल्लाकर बोला तो वो उसकी बदगुमानी पर शौक सी उसे देखती रह गई। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ? वो एक सदमे की कैफियत में थी। हाँ, मुझे यही लगता है, और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। अगर तुम्हें मेरा ख्याल है तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा, साबित करना होगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती थीं। वो अपनी शराइत रखवाने लगा, मगर सामने भी मुस्कान मौजूद थी, जो कि एक पठानी थी। अनापरस्त तो वो भी बहुत थी। अगर वो राजपूत था तो मुस्कान में भी पठानों का खून दौड़ रहा था। दोनों ही अपनी जिद में अपनी अना को बरकरार रखे हुए थे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपको जो सोचना है वो सोचिए। अब तो मैं पुलिस ज्वाइन करके ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ रोकते कैसे हैं आप मुझे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो गाजान ने बेयकीनी से उसे देखा। ठीक है, तुम्हारी अगर यही जिद है तो मैं इस रिश्ते को मजीद कायम नहीं रखूंगा। वो सर्द लहजे में बोला, और फिर उनकी राहें अलग होती चली गईं। दोनों ने अपनी अना में एक दूसरे से राब्ता करके इस दूरी की दीवार को गिराने की कोशिश नहीं की, और आज उन दोनों के बीच इस कदर ऊंची दीवार बन चुकी थी कि वो चाहते भी तो उसको ढा नहीं पा रहे थे। फ़ोन की बेल बजने पर वो होश की दुनिया में आया और फिर तैयार होने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो बाहर लाउन में आई तो पूरा लाउन बरकी कुमकुमों से सजा हुआ था। वो अफसुर्दा होकर एक जगह पर बैठ गई। उसका जहन अभी भी गाजान और रिदा में अटका था। कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे और हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। रिदा शरारत से गाजान के चेहरे पे हल्दी लगाती अब खिलखिलाकर हंस रही थी, और गाजान भी धीमा सा मुस्कुरा रहा था। फिर मेहंदी की रस्म के साथ ही गाजान और रिदा ने डांस किया तो वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगी। ज़रियाब खान में उसकी आंखों में अजीब सा तासुर महसूस किया तो जैसे वो चौंक उठे। कुछ देर के बाद जब गाजान अंदर की जानिब बढ़ा तो वो तेज़ी से उसके पीछे लपकी। गाजी, ये सब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? मुझसे तो बात करना भी आपको पसंद नहीं, मगर रिदा के साथ ऐसा बिहेव क्यों? बीवी मैं आपकी हूँ, मगर लग वो रही है। वो अपने लब कुचलते हुए बोली। तो तुम्हें जलन हो रही है? वैसे हो सकता है हम दोनों अलग हो जाएं और रिदा का और मेरा रास्ता साफ हो जाए। वो जानबूझकर उसे जलाने के लिए उल्टी बात कर रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे पहली बार वो जलन देख रहा था जिसे देखने की उसे हमेशा तमन्ना रही थी कि वो उसे लेकर पॉजिटिव होगी। आज उसे सच में लग रहा था कि वो एक बीवी बनकर सोच रही है। आपने कभी सोचा है कि आपके इस फैसले से हमारे खानदान पे क्या असर पड़ेगा? ये रिश्ते जो मोतियों की तरह एक धागे में पिरोए हुए हैं, सब के सब टूट के बिखर जाएंगे। वो उसका गरेबान पकड़कर चिल्लाकर बोली तो वो एकदम से चौंक गया। ओह, तो तुम्हें अपने खानदान की फिक्र है? तुम्हें अगर मेरी फिक्र होती ना तो तुम कोई ऐसी बात करती कि मेरे दिल को अच्छी लगती है, मगर नहीं, तुम्हें सारी दुनिया की फिक्र हो सकती है सिवाय मेरे। वो अब की बार इंतहाई गुस्से से बोला था, और फिर वो उसे बिला वजह पिछली बातों पे सुनाने लगा। बरसों का गुस्सा फिर से निकल रहा था, और मुस्कान महज आंसू बहा रही थी। वो उसे रोता छोड़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, मगर नहीं जानता था कि उनकी ये बातें बाहर लगी स्क्रीन पर सब लोग सुन रहे हैं। मीडिया के एक शख्स ने अपने कैमरे के जरिए उन्हें लाइव कर दिया था। जिस रिश्ते का सच पिछले कई बरसों से वो छुपा कर रखे हुए थे, आज वो जाहिर हो चुका था। ज़रियाब खान मुट्ठियां भींचे खड़े थे, और आज़म राना और राफिया का भी रंग फीका पड़ गया था। फिर उन लोगों ने सब मेहमानों से माजरत की और सब लोग लाउंज में आए। मुस्कान कुछ देर के बाद हंसती मुस्कुराती सबके बीच थी, और ज़रियाब खान नम आंखों से अपनी लाडली बेटी को देख रहे थे, जो न जाने कितने बरसों से अपनी मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का तूफान छुपाई बैठी थी। हमारे प्यार में कौन सी कमी थी बेटे, जो तुमने हमें पराया कर दिया? ज़रियाब खान ने छलकती आंखों से कहा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, और वो परेशान सी नासमझी सी उनके चेहरे की जानिब देखने लगी। बाबा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? वो तड़प उठी थी, और फिर उसकी निगाह ज़ैनिया पे पड़ी तो वो साकित रह गई, क्योंकि ज़ैनिया का रो रोकर बुरा हश्र था, और राफिया की भी हालत उससे कम नहीं थी। इस नाहंजार को बुला कर लाइए, आज़म राना ने अपने बड़े बेटे नवीद से गुस्से से बोला तो वो उठकर गाजान के कमरे में गया। तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। वो अभी नहाकर निकला था कि नवीद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्यों, खैरियत है? उसने चौंक कर पूछा। कोई बहुत अहम फैसला करना है। ज़रियाब फुप्पा जी भी नीचे ही हैं, नवीद ने कहा, और फिर वापस पलट गया। ओह, तो कहीं ये मेरी और मेरी वाइफ की रुखसती का मामला तो नहीं? चलो अच्छा है, जो बात मैं कहने वाला था वो खुद ही हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद तुम मेरे पास आओगी इस कमरे में,
और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस अब नफरत बहुत हुई। मैं अपनी जिद और अना में ये रिश्ता नहीं खराब करना चाहता। वो दिल ही दिल में उसका तसव्वुर लाते हुए बोला और फिर फ्रेश सा वो नीचे आया तो सबके सते हुए चेहरे देखकर चौंक गया। सब ठीक है? उसने परेशान होकर पूछा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी को जल्द तलाक दे दोगे, क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपनी बेटी नहीं रुखसत करूँगा। ज़रियाब खान की बात पर उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। मुस्कान मेरी बीवी है और मैं इसे तलाक हरगिज़ नहीं दूंगा। और आप होते कौन हैं ये फैसला करने वाले? वो अपने मखसूस उखड़े हुए अंदाज में बोला तो आज़म राना ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। तुम जैसे बेगैरत को ये थप्पड़ बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। मैं जानता था कि तुम ज़िद्दी हो, मगर तुम इस हद तक होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर आज मीडिया के ज़रिए हमें पता ना चलता कि तुम मुस्कान के मुतालिक कैसी सोच रखते हो, तो हम में से किसी को पता ही नहीं चला था। वो बच्ची बरसों से अपने दिल में गम छुपाए हुए सब रिश्तों को निभा रही थी, मगर तुम भगोड़ों की तरह पढ़ाई का बहाना करके ये शहर छोड़ गए। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। और ज़रियाब जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। अगर उसने ये फ़ैसला किया है तो उसे पूरा हक है कि वो अपनी बेटी के लिए ये फ़ैसला करे। और ज़रियाब, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज़म राना ने कहा तो ज़रियाब सपाट चेहरे के साथ उठकर खड़ा हो गया और गुमसुम खड़ी मुस्कान का हाथ थामा और वहाँ से निकलता चला गया। वो उस वक्त किस कदर बेचैन था ये वही जानता था। उसने घर में सबको सफाई देने की कोशिश की, मगर कोई भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब वो दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि खुद पर कंट्रोल कर लेता तो इस तरह कुछ ना होता। वो क्या करना चाहता था मगर क्या हो गया था। वो कब से मुस्कान को कॉल मिला रहा था मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अगले दिन फरीहा की बारात थी और वो ज़रियाब खान के होटल में ही रखी गई थी। वो इंतज़ामात देखने के लिए वहाँ गया तो उसे मालूम हुआ कि मुस्कान वहीं पर है, मगर ज़रियाब खान ने उसे वहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। कुछ देर के बाद जब ज़रियाब खान उठकर स्पेशल रूम में आराम करने के लिए गए तो वो जल्दी से किचन की जानिब बढ़ गया। वो दुश्मने जहाँ वहाँ मौजूद शेफ़ को हिदायत दे रही थी। गुड मॉर्निंग साहिब, एक मुलाजिम ने उसे कहा तो मुस्कान ने उसी वक्त मुड़कर देखा तो उसका रंग मुतवैयर हो गया। आप लोग जाकर बाकी की तैयारियां देखिए, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। वो संजीदगी से बोला तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो एक एक करके बाहर निकले। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे दीदा दिलेरी से किस तरह अंदर आ सकते हैं? मुस्कान ने हड़बड़ाकर कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी तो वो उसके बाजू से खींचकर अपने सामने कर गया। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। डैड ने अगर देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। आज फरीहा की शादी है, मैं आज के दिन कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहती। वो घबराए हुए अंदाज में बोलती दरवाजे की जानिब भी देख रही थी। तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो उसके कंधों से जकड़ते हुए बोला। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। वो उसकी बात के जवाब में तुरंत बोला। मैंने बोल दिया है ना, मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। आप समझते क्यों नहीं हैं? आखिर आपके साथ मसला क्या है? हर बात में आप अपनी जिद मनवाते हैं। यही तो आप चाहते थे ना कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो जाए और सबको हमारे रिश्ते की हकीकत पता चल जाए, मगर मैं ही आपको नहीं बताने देती थी। आज जब पता चल चुका है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो बोलती जा रही थी और गाज़ान ने एकदम से उसे खींचकर दीवार से लगाते हुए उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वो उसके कंधे और सीने पर मुक्के बरसा रही थी, उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर गाज़ान का उसे आज़ादी देने का कोई इरादा नहीं था। फिर कुछ देर के बाद वो हार मानते हुए मुज़ाहमत तर्क करती उसका साथ देने लगी। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे कि बाहर से ज़रियाब की बोलने की आवाज़ पे हड़बड़ाकर पीछे हुए। ओ माय गॉड, अगर डैड ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। अब क्या करूँ मैं? वो घबरा कर बोली और फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे कोल्ड स्टोरेज रूम में धकेल गई। आई लव यू मेरी जान। इसके इजहार पे वो शॉक्ड थी, मगर जल्दी से खुद को संभाल गई। दूसरी साइड का दरवाज़ा खुला होगा, वहाँ से बाहर निकल जाइएगा, वो कहती जल्दी से दरवाज़ा बंद करती चूल्हे के पास आई। बच्चे, ये काम छोड़ो और जाकर तैयार हो जाओ। जितनी मुझे तुम अजीज़ हो उतनी ही अजीज़ मुझे राफिया आपा भी हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें शादी पर ज़रूर लाएं, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं चाहता था कि तुम किचन में ही रहो, लेकिन अपनी बहन की खातिर मुझे ये करना होगा। ज़रियाब खान ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गई और फिर उसने कन अखियों से कोल्ड स्टोरेज की जानिब देखा। जाओ ना, ज़रियाब खान ने कहा तो वो बाहर निकलती चली गई। वो घर पहुंची ही थी कि उसे राफिया का फ़ोन आया कि वो फरीहा के पास पार्लर चली जाए, तो उसने अपने कपड़े बैग में रखे और पार्लर के लिए निकल गई।
वो खुद भी पार्लर में ही तैयार हुई थी। अभी वो तैयार होकर बैठी ही थी कि राफिया बेगम का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि बारात पहुंच चुकी है और वो ड्राइवर को भेज रही हैं, तो वो लोग होटल पहुंच जाएं। फिर मुस्कान फरीहा को लेकर होटल पहुंची और उसको ब्राइडल रूम में बिठाया और बाहर आ गई। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई तो हर एक उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि कल वाले वाक़ये की वजह से लोग बहुत सारी बातें करेंगे, मगर उसकी निगाहें तो उस दुश्मन जान को ही तलाश कर रही थी जिसका आज अलग ही अंदाज महसूस करके वो अभी तक उसके सहर में मुब्तला थी। वो एक पल के लिए वो पल नहीं भूल पा रही थी जो अब से कुछ देर पहले उसने गाज़ान के साथ किचन में गुजारे थे। उसका दिल एक अजीब सी लय से धड़क रहा था, मगर वो तो उसे कहीं नज़र नहीं आया और वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। मगर फिर अचानक से राफिया ने गाज़ान के बारे इरफान से पूछा। अम्मी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। डैड ने शायद डांटा था तो तब से ही गायब हुआ और जाने से पहले कहकर गया था कि वो शादी पर नहीं आएगा। इरफान की बात पर उसका दिल जैसे बुझ सा गया। फिर राफिया ने उसे फरीहा की दोस्त होने के नाते दूध पिलाई के लिए स्टेज पर भेजा। वहाँ उसने काफ़ी हंसी मजाक किया और कोई उसके अंदाज से कह ही नहीं सकता था कि उस पर कल क्या बीती है, मगर वो तो जानती थी कि आज वो बहुत खुश है। फरीहा की रुखसती के बाद वो ज़रियाब की तबीयत ख़राब होने की वजह से बाकी का काम संभालने लगी और उन्हें रेस्ट रूम में भेज दिया। शबीर साहब, ये सारी चीज़ें जो है ना कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिएगा, ख़राब ना हो जाए। वो मैनेजर से कहते हुए सारी चीज़ें समेटने लगी। फिर उसने खुद अपनी ज़ेरे निगरानी कोल्ड स्टोरेज को खोलकर उसमें रखवाना शुरू किया। मैम, मैम, कुछ ही देर में शबीर साहब की मुतवहिश आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से कोल्ड स्टोरेज के अंदर गई तो वहाँ दीवार से टेक लगाए बेहोश गाज़ान को देखकर जैसे उसकी जान ही निकल गई। वो पिछले 8 घंटों से इस कोल्ड स्टोरेज में था। उसका रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद हो चुका था। वो कांपते दिल के साथ चलती हुई उसके पास आई और उसकी नब्ज़ टटोली तो वो बहुत मध्यम थी। जल्दी से उन्हें निकालिए यहाँ से, हमें फ़ौरन इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो खुद को संभालते हुए शबीर साहब की तरफ मुड़ते हुए बोली तो उसने जल्दी से मुलाजिमीन के ज़रिए गाज़ान को वहाँ से निकाला और गाड़ी में डाला और वो शबीर के साथ ही उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स ने फ़ौरन ही उसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और शबीर साहब ने ही फ़ोन करके ज़रियाब खान को बुलाया तो वो परेशान से जीनिया के साथ चले आए और कुछ ही देर में ज़रियाब खान के इन्फॉर्म करने से राना हाउस से भी सब वहाँ पहुँच चुके थे। राफिया का रो रोकर बुरा हाल था। वो एक साइड पर फक चेहरे से बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देख रही थी। उसके जिस्म में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर उसे शीशे के पार से देख पाती। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। डोंट वरी, वो आगे से काफ़ी बेहतर है और हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी है। बस आप दुआ कीजिए कि नमूनिया की शिकायत ना हो जाए, बाकी अल्लाह खैर करेगा, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ज़रियाब के होटल के कोल्ड स्टोरेज में वो कर क्या रहा था। उसने तो मुझसे कहा था कि वो शादी पर नहीं आना चाहता, तो वहाँ पर क्या कर रहा था? आज़म राना ने अपना माथा मसलते हुए कहा। वो मुझसे मिलने आए थे। सब गलती मेरी है। मैंने डैड के डर से कोल्ड स्टोरेज में जाने को कहा और मैंने उन्हें कहा था कि दूसरी साइड से निकल जाइएगा, लेकिन शायद वहाँ का दरवाज़ा लॉक था और मैंने एक बार भी वहाँ जाकर देखा भी नहीं और ये ज़रूरी समझा ही नहीं। मुझे लगा कि वो मामू जान से नाराज़ है तो शायद इसीलिए कहीं चले गए। वो इतना कहते हुए हिचकियों से रोने लगी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, आज़म राना ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। क्या अपने बाबा पर इतना भी भरोसा नहीं था कि खुलकर कुछ कह सकती? अगर वो मिलने आया था तो मुझसे छुपाने की क्या तुक बनती थी? क्या मैं आपको मना करता बेटा? ज़रियाब खान ने कहा तो वो तड़प ही उठी। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि आप गाज़ान को कुछ कह ना दें और वो गुस्से में कुछ ऐसा वैसा न कर दे जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ जाएं। मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती बाबा। वो ज़रियाब खान के कदमों में बैठते हुए बोली तो वो जैसे बदक ही उठे। ठीक है, तुमने जो किया सो किया, लेकिन रिश्ते निभाने की बात मत करो। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, वो तुमसे मिलने आया, तुमसे बात की और तुम्हें फ्रेम में उतार लिया, मगर सोचो जिस शख्स ने इतने सालों से तुम्हें ऐसी अजियत दी, उसको ऐसे कैसे माफ़ कर सकती हो? वो आगे क्या क्या नहीं करेगा? ज़रियाब खान गुस्से से बोले। कुछ नहीं करेगा बाबा, कसूरवार हम दोनों हैं। मैं बस अपनी अना में उनसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई। मैंने कहा कि मैं क्यों करूं, मैं एक लड़की हूं। मैंने उनकी कभी बदगुमानी और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश ही नहीं की बाबा, बल्कि उल्टा कहा जैसा आप सोचते हैं, हाँ मैं वैसी ही हूँ। हम दोनों ने अपनी अना में इस रिश्ते को ख़राब किया है, अब हम दुरुस्त करना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा। वो उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए बोली।
ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है तो छोड़ दो अपने बाबा को, ज़रियाब खान ने कहा और गुस्से से वहां से निकलते चले गए। जीनिया भी तेजी से उनके पीछे लपकी। राफिया ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। देखिए ना, बाबा भी ऐसे नाराज होकर चले गए हैं, वो हिचकियों से रोते हुए बोली। राफिया ने बमुश्किल उसे चुप करवाया। तुम जाओ बेटा घर, इस नाहंजार की वजह से अपने बाबा को नाराज मत करो, वो आहिस्ता से बोली। तो वो लब कुचलते हुए सर झुका गई। फिर राफिया और आजम खान के फोर्स करने पर वो वहां से चली आई, मगर दिल कहीं वहीं छूट गया था। वो पिछले कई घंटों से यूं ही कमरे में खुद को बंद किए लेटी थी। कुछ देर के बाद ज़रियाब खान ने उसे लंच के लिए बुलवाया तो वो उठकर बाहर आई। बमुश्किल 2-3 नवाले खाने के बाद वो उठकर खड़ी हुई। अरे खाना तो ठीक से खाओ, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, वो मोहब्बत से डपटते हुए बोले। बाबा भूख नहीं है, वो नम लहजे में बोलती मन भर के कदमों के साथ अपने कमरे में आ गई। गाज़ान को होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो जब कोल्ड स्टोरेज में गया और वहाँ से दूसरे रास्ते से निकलने ही वाला था, मगर वो रास्ता बंद था और कुछ देर वो ज़रियाब खान के जाने का इंतज़ार करने लगा, मगर वो जाने से पहले कोल्ड स्टोरेज को लॉक कर गए। वो काफ़ी देर वहाँ पर पुकारता रहा, मगर कोई नहीं आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडक की वजह से उसे अपने सीने में जकड़न महसूस हुई और वो होशो हवास से बेगाना होता वहीं दीवार के साथ बैठ गया। और अब जब होश आया तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाकर इर्द गिर्द देखने लगा। कुछ देर के बाद बारी बारी सब लोग उससे मिलने आए, मगर आई नहीं थी तो वो दुश्मने जान। उसकी निगाहें दरवाजे तक बार बार जा रही थीं, मगर मायूस होकर वापस पलट गईं। ममा, वो मुस्कान नहीं आई? उसने टूटे बिखरे अंदाज में पूछा तो वो निगाहें चुरा गईं। जो तुमने हरकतें कर दी थीं, तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे मामू जान उसे यहाँ रहने देते? उसकी जगह अगर मैं भी होता और मेरी बेटी के साथ इस तरह हुआ होता तो मैं भी यही करता। आज़म खान ने खुश्क लहजे में कहा तो वो लब भींच कर रह गया। फिर उसने शाम तक इंतज़ार किया कि उसकी कॉल ही आएगी, मगर उसने कॉल तक नहीं की। वो रात को छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। उस जैसा मजबूत आसाब का मालिक ही था कि इस कदर बड़े हादसे के बावजूद वो इतनी जल्दी रिकवर हो गया था, वरना कोई उसकी जगह होता तो अभी तक होश में भी ना आता। पूरी रात उसने बेचैनी से गुजारी थी। कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। अगले दिन वो रात को उससे मिलने गया, मगर ज़रियाब खान के मना करने के डर से वो गेट की बजाय दीवार फलांग कर अंदर आया और फिर वहाँ पाइप के जरिए चढ़ता हुआ टेरेस से उसके कमरे में पहुंचा तो वो बेड पे औंधे मुंह लेटी थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके आबशार की मानिंद बिखरे सिल्की बालों में उंगलियां चलाईं तो उसने सर उठाया और एक झटके से बैठती उसे बेयकीनी से देखने लगी। फिर आहिस्ता से वो उसके चेहरे पे झुका और उसके रुखसार पे शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो वो जैसे होश में आई और उसे ज़ोर से हक करती हिचकियों से रोने लगी। वो उसे खुद में भींचकर पुरसुकून सा आंखें मूंद गया। ओ माय गॉड, आप टेरेस के रास्ते यहाँ आए हैं? अगर चोट आ जाती तो? वो हड़बड़ाकर बोली। आई तो नहीं ना, और मैं तुम्हें देखना चाहता था, और मैं जानता था कि अगर मैं सीधे रास्ते आया तो मामू जान से तसादुम हो जाना था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे झगड़ा करके इस मामले को मज़ीद ख़राब करूं। सो बस आ गया तुमसे मिलने। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ उसके चेहरे के हर नक्श पर अपने लब रखता चला गया। फिर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती कि दरवाज़ा नॉक हुआ। ओ माय गॉड, मुझे लगता है बाबा होंगे। ओ गॉड, क्या करूं? वो हड़बड़ाई सी बोली और फिर उसका हाथ थामकर जल्दी से उसे वॉशरूम में धकेला और दरवाज़ा खोला तो बाहर वाकई ज़रियाब खान ही थे। आपकी मम्मा बता रही हैं आपने अभी भी खाना नहीं खाया, वो अंदर दाखिल होते हुए बोले। वो मैं खाने आ ही रही थी, वो कनखियों से वॉशरूम की जानिब देखती जल्दी से बोली। तो आइए जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है, ज़रियाब खान ने कहा। जी बाबा, आप चलिए, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, वो थूक निगलते हुए बोली। मैं यहीं बैठा हूँ, आप जल्दी से वॉशरूम से हो आइए, वो कहते हुए सोफ़े की जानिब बढ़ गए। वो मरे मरे कदमों के साथ वॉशरूम में आईं और दरवाज़ा बंद करते उसकी जानिब देखने लगी, जो कि दबी दबी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। उसके पास आते ही उसने जल्दी से शावर ऑन किया, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे दीवार से लगाता उसकी आंखों में झांकने लगा। वो सुर्ख चेहरे के साथ निगाहें झुका गई। वो उसकी झुकी हुई लरसती पलकों को देखता गहरा मुस्कुराया और फिर थोड़ी से थामकर उसका चेहरा ऊंचा किया। क्या बात है, मुस्कान खान शर्मा रही हैं? वो उसके कान के पास धीमा सा बोला। बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। तो करने दो, उन्होंने जो मुझे इंतज़ार करवाया उसका क्या? पता भी है कि होश में आने के बाद तुम्हें वहाँ ना पाकर मैं कैसा फ़ील कर रहा था, वो बोला तो लब कुचलते सर झुका गई।
गलती हमारी ही तो है, हम दोनों ने ही इस रिश्ते को ख़राब किया। और अगर अब बाबा फ़िक्रमंद हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो वो मेरी वजह से ही तो कह रहे हैं कि कहीं उनकी बेटी खुशियों से महरूम ना रहे। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो छुपकर क्यों आए? अपना मुकदमा मेरे डैड के सामने रखा क्यों नहीं? उन्हें ये यकीन दहानी क्यों नहीं करवाई कि आप उनकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे? अगर वो आपको कुछ कह देते तो आप खुद कर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्या मेरी खातिर भी नहीं कर सकते? मोहब्बत के लिए तो इंसान कुछ भी सह जाता है, तो अगर वो कुछ कहेंगे तो आप सह क्यों नहीं सकते? मैं सच कहूँगी, मैं आपको देखने के लिए बहुत बेताब थी, मगर मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप आकर बाबा से बात करेंगे, मगर आपने बात करने की बजाय यूं आना पसंद किया, और मैं अपने बाबा का मान नहीं तोड़ सकती। मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं अब, और दोबारा यूं मत आइएगा। मैं अपने बाबा से बार बार झूठ नहीं बोल सकती। उसकी आंखों में देखते हुए टूटे हुए लहजे में बोली तो गाज़ान साकित रह गया। फिर वो उसे यूं ही छोड़ते कपड़े चेंज करके बाहर निकल गई। वो कुछ देर के बाद तेजी से वहां से निकला और डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वहां बैठे ज़रियाब खान ने उसे सपाट चेहरे से देखा। आओ, खाना खाओ। वो जिस अंदाज में बोले वो समझ चुका था कि उसका वहां आना उन्हें मालूम पड़ चुका था। चुपचाप उनके पास वाली चेयर पर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है, खान हाउस में कैमरे नहीं लगे और मैं अनजान हूँ? दीवार फलांकर मेरे घर में दाखिल हुए और फिर मेरी बेटी के कमरे में पहुंच गए। वो इत्मीनान से बोलते जा रहे थे और मुस्कान बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। आपको पता था बाबा? वो तो जैसे शर्म से पानी पानी हो गई। क्यों इतना बेखबर समझ रखा है अपने बाप को? अपनी बेटी की आंखों को नहीं पढ़ सकता मैं? जब मेरी बेटी मुझसे निगाहें चुरा कर बात करती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो दिल में समझती है कि वो कुछ गलत कर रही है, और अपने बाप को धोखा देने के लिए अपने शौहर को वॉशरूम में छुपा दिया। वो इत्मीनान से बोले, मामू, इसमें मुस्कान का कोई कसूर नहीं है। वो मुझसे इस तरह नहीं मिलना चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से इसने मुझे वॉशरूम में छुपाया था, वरना आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। वो लब कुचलते हुए बोला। ज़रियाब खान ने हंकारा भरते हुए माने खेज अंदाज में देखा। तुम समझते हो कि तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा? कल को अगर तुमने फिर से मेरी बेटी को धोखा दिया तो? वो उसे सर्द निगाहों से देखते हुए बोले तो उसने एक नज़र फ़क़ चेहरे लिए मुस्कान की जानिब देखा और फिर ज़रियाब खान के कदमों में बैठ गया। मैं मानता हूँ मामू, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी मुस्कान को कोई दर्द नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। वो हाथ जोड़ते हुए बोला तो मुस्कान ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। वो शख्स जो अपनी अना को सबसे आगे रखता था, आज वो उसकी खातिर झुका हुआ था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, साबित करो कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। ज़रियाब खान ने कहा, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। एक बार सोच लो, ये ना हो कि तुम फिर मुकर जाओ। वो उसकी बात के जवाब में बोले, नहीं, मुकरूंगा नहीं, मुझे हर हाल में अपनी मोहब्बत को पाना है। वो जल्दी से बोला, तो ठीक है, तुम्हें अब से 3 महीने के लिए इसी घर पर रहना होगा, घर दामाद बनकर। अपना कल सारा सामान लेकर आ जाना। ज़रियाब खान की बात पर उसने बेयकीनी से अपने देखा और फिर एक नज़र मुस्कान की तरफ, जिसका रंग जर्द हो गया था। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो घबराए हुए अंदाज में बोली। मुझे मंजूर है मामू जान। वो बोला तो मुस्कान की आंखें हैरत व सदमे से फैल गईं, जबकि ज़रियाब खान के तने हुए आसाब ढीले हो गए। उन्हें भी मालूम था कि वो बचपन से ही बहुत अनापरस्त रहा है और आज वो अगर झुक चुका था तो इसका मतलब था कि वो सच्चा है, लेकिन वो फिर भी एक बेटी के बाप होने के नाते एक बार उसका इम्तिहान लेना चाहते थे। ठीक है, अब तुम खाना खाओ और घर जाकर अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर देना और फिर कल आ जाना। ज़रियाब खान ने बोला तो वो इत्मीनान से खाना खाने लगा, जबकि मुस्कान के हलक में जैसे निवाले अटक रहे थे। फिर खाना खाते ही वो उससे बाहर तक छोड़ने आई तो उसका हाथ थामकर उसे खशमगीन निगाहों से देखने लगी। आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए मेरी जान कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही हो कि मुझ जैसा अनापरस्त ऐसा कैसे कर सकता है, तो तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब किया, लेकिन बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी अना को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत में अनापरस्ती हमारी मोहब्बत की दुश्मन बन जाती है और हम मोहब्बत खो बैठते हैं। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस कुछ महीनों की तो बात है। और वैसे भी दामाद क्या और बेटा क्या एक लड़की अगर सारी उम्र अपने वालिदैन को छोड़कर अपने शौहर के घर में रह सकती है, तो एक शौहर कुछ अरसे के लिए अपनी बीवी की मोहब्बत की खातिर अपने वालिदैन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए नहीं रह सकता। जब मैं उनका दामाद ना होता, सिर्फ भांजा होता, तो अगर तब रहने पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता था, तो मेरे ख्याल में अब भी नहीं होना चाहिए। और मैं मामू के तमाम खदशात को दूर करना चाहता हूँ, ये मुझ पे फ़र्ज़ है।
गलतियां मैंने की हैं और उनको सुधारूंगा भी मैं, और तुम मेरा साथ दोगी ना? वो उसका हाथ थामते हुए उम्मीद भरे लहजे में बोला तो वो उसके सीने से लगी रो पड़ी। अरे अरे, क्या हुआ? वो उसके रोने पर हड़बड़ा सा गया। सॉरी, मुझे अपनी अना को बहुत पहले तोड़ देना चाहिए था, मगर न जाने मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था। सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसलता चला गया। बस अब बहुत हो गया। हम आइंदा से अपनी इस अना को कभी भी अपनी मोहब्बत के बीच में नहीं आने देंगे। वो उसके इतने बास होकर बोल रही थी कि उसकी सांसों की महक से वो मदहोश हो रहा था। फिर वो उसके लबों को दस्तरस में लेता उसे मजीद करीब कर गया। वो दोनों लॉन में खिले चांद के नीचे अपनी मोहब्बत की तजदीद कर रहे थे और दोनों जानते थे कि वो अपनी अना को पश्ते पुश डालकर बहुत जल्द अपनी मोहब्बत का यकीन सबको दिला देंगे। 6 माह के बाद आज सामने मौजूद खान हाउस और राना विला में खुशियों का समा था। कुछ अरसा पहले ही सामने वाला घर खरीदा गया, जहां पर जरियाब खान और जीनिया शिफ्ट हो चुके थे। गाजान ने अपनी मोहब्बत से सबके दिल जीत लिए थे। गाजान और मुस्कान की आज शादी थी। कुछ ही देर में उनका तजदीदे निकाह हुआ और फिर रुखसती हुई। वो खान हाउस से रुखसत होकर राना हाउस में आ चुकी थी। कुछ रसूमात के बाद उसे गाजान राना के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो धड़कते दिल से घूंघट निकाले गाजान की मुंतजिर बैठी थी और कुछ ही देर में वो अंदर दाखिल हुआ और उसके पहलू बैठता उसका घूंघट हटाने लगा तो वो जल्दी से उसका हाथ पीछे करती अपनी हथेली फैला गई। जल्दी से पहले मेरी मुंह दिखाई दीजिए, फिर उसके बाद घूंघट हटाइएगा, वो खनकते लहजे में बोली। ओह शिट, मुझे तो याद ही नहीं रहा, वो बोला तो मुस्कान ने घूंघट उलटते उसे बेयकीनी से देखा। गाजान, कैसे कर सकते हैं आप? मेरे लिए गिफ्ट तक नहीं लिया आपने? वो सदमे भरे अंदाज में बोली तो दबी दबी मुस्कुराहट से उसका सजा संवरा रूप देखता अपनी पॉकेट से एक मखमली केस निकालता उसे खोलकर उसके सामने कर गया। वो एक डायमंड ब्रेसलेट था जिस पर उनके कपल नाम नक्श थे। वाओ, इट्स सो अमेजिंग, वो चहक कर बोली तो उसकी गोरी कलाई में उसे सजाता अपने हिसार में लेता उस पे अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। उन दोनों के मिलन पे बाहर चांद भी शर्माकर बदलियों में छुप गया। वो बर वक्त फैसला जो कर चुके थे उसने उनकी मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुंचा दिया था। मोहब्बत में अना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अना और मोहब्बत कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। जो अना को मार देता वो मोहब्बत पा लेता, जो अना को बुलंद रखता वो सारे रिश्ते हार जाता।